नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 90 प्रश्नों को। तो ये लेक्चर हमारा कुल 2 पार्ट में बना है, जिसके पहले पार्ट को हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो कुल 45 प्रश्नों को हमने मौलिक अधिकारों से जो जुड़े हुए थे उन्हें देख लिया है। अब 45 से आगे के प्रश्नों को इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो ABCD में से जो हमारा उत्तर है वो है धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 25। ये UPPCS प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को और सिखों को। तो अनुच्छेद 25 दो स्पष्टीकरण बताता है। एक तो जो है सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा, और दूसरा ये कि जो हिंदू शब्द है इसमें शामिल होंगे बौद्ध भी, जैन भी और सिख भी, लेकिन पारसी तो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये सी पारसी को सम्मिलित नहीं करता है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार। तो देखिए, सार्वजनिक लोक जो व्यवस्था है उसके आधार पर, स्वास्थ्य इसके आधार पर, सदाचार इसके आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन ये मानववाद के आधार पर तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो D 48 का हमारा उत्तर है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए, लोक व्यवस्था ये है, इसके बाद जो है सदाचार है, और इसके बाद स्वास्थ्य है। तो 1, 4 और 5 यानी D हमारा उत्तर है। तो 49 का जो हमारा उत्तर है वो है D। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिरोध, ठीक है, सुमेलित। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, यही सुमेलित नहीं है। तो D सुमेलित नहीं है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, यहां लिखा है शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। अगला, अब ये CDS का प्रश्न आ गया है। कुल मिलाकर के CDS वगैरह के प्रश्न जो है अच्छे लेवल के हैं, तो इसे सावधानी से हल करने की जरूरत है। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके वाद में स्पष्ट किया गया था? फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार लिखे हैं वो अंतर्निष्ठ हैं और उन्हें किसी संवैधानिक कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। तो वो एकदम जो है चिरस्थायी व्यवस्था है, उन्हें किसी कानूनी संशोधन से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे किनके वाद में स्पष्ट किया गया था? A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, I.C. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसका उत्तर है I.C. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में यही धारणा दी गई थी कि मूल अधिकारों को किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लें इस पूरे मामले को। तो जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात किया कि अनुच्छेद 13 हमें यह बताता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो सर्वोच्च अधिकार हैं। क्या लिखा है? अनुच्छेद 13 ने सभी कानूनों पर मूल अधिकारों की सर्वोच्चता की घोषणा करता है। अब इसमें से अनुच्छेद 13 एक क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रविष्ट विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। तो संविधान के लागू होने से पूर्व की भी विधियां असंगत हो जाएंगी। अगर मूल अधिकारों से वो जो है असंगत हैं तो वो शून्य घोषित हो जाएंगे। और 13(2) ये बताता है कि राज्य ऐसी कोई, यानी संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त यानी मौलिक अधिकारों को छीनती है यानी उन्हें न्यून करती है। ऐसी कोई विधि जो इस
खंड के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक क्या होगी, शून्य होगी। अब ये बात जो है स्पष्ट रूप से बता दिया गया, तो मोटे तौर पे तो यह समझ में आ गया कि जो मौलिक अधिकार है वो इस प्रकार का बुलडोजर है कि उससे जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों से सुसंगत होकर के ही चलना होगा, उससे असंगत आप नहीं हो सकते। ठीक है, इतनी तो पता चल गई बात। लेकिन अब ये जो शब्द लिखा है विधियां, ठीक है, विधि, ला, अब इस शब्द को भी परिभाषित किया गया, और वो परिभाषित किया गया अनुच्छेद 13(3) में कि ये विधि जो शब्द का प्रयोग हुआ है 13(1) और 13(2) में, असल में इस विधि का मतलब क्या है। तो यहां एक लंबी लिस्ट दी गई, क्या क्या कहा गया कि अध्यादेश हो सकता है, आदेश हो सकता है, नियम हो सकता है, विनिमय हो सकता है, उपनियम हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है, प्रथा हो सकती है, रूढ़ी हो सकती है। ये सब इस अर्थ में विधि है। लेकिन इतना डिफाइन करने के बाद भी एक चीज छूट गई, और वो ये थी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में ही संशोधन करके नया कानून बनाया जाता है, उसे आप क्या मानेंगे। संविधान संशोधन जो विधि है वो इसके दायरे में आती है या नहीं आती है। अब इस प्रश्न का उत्तर और उस उत्तर का जो प्रभाव था वो क्या था, यह समझ लीजिए कि अगर यह कह दिया जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन करके विधि बनाई जाती है वो अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि ही है, तो इसका मतलब है कि न तो सरकार और न तो जो है विधायिका कोई भी मूल अधिकारों को छू भी नहीं सकता है। उसे बदलने हटाने का तो विषय ही खत्म हो गया, उसे छू भी नहीं सकता। इतनी भी अधिकारिता नहीं है न तो भारत के संसद को और न तो सरकारों को। सरकार का मतलब यहां पर मैं कार्यपालिका की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि यह जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 13 में, यह संविधान संशोधन विधि इससे परे है, यानी इस विधि में वो विधि शामिल नहीं है जो संविधान संशोधन करके विधि बनती है, तो इसका मतलब है कि संसद जब चाहे तब मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकती है, उन्हें न्यून कर सकती है, उन्हें हटा सकती है। यह मौलिक प्रश्न था। और प्रश्न क्या था कि अनुच्छेद 13 में जिस विधि का शब्द का प्रयोग किया गया है उस विधि में इतनी लंबी चौड़ी लिस्टिंग तो बता ही दिया अनुच्छेद 13, लेकिन एक चीज छूट गया, और वो ये कि क्या संविधान में संशोधन करके जो विधि बनाई जाएगी वो भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है या नहीं। तो यही पूरा प्रश्न था और यही विभिन्न मुकदमों में निपटाया गया। जल्दी से हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है। यह पहला प्रश्न आया किस मुकदमे में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मुकदमे में 1991 में। अब कोर्ट ने क्या कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के मामले में भी इसी मत का अनुसरण किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है, यानी कि सरकार चाहे तो मौलिक अधिकारों को घटा बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर इसका अर्थ ये। लेकिन जब गोलकनाथ का केस आया, किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में न्यायालय ने अपना निर्णय पलट दिया। अब क्या कहा, और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि ही है। अब इसका मतलब क्या था, बहुत बड़ा मतलब था। इसका अर्थ यह था कि अब संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। अब संविधान का संशोधन करके भी मूल अधिकारों में कमी आप नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो है भारतीय संसद यानी इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने 24वां संशोधन पारित किया। अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया अनुच्छेद 13 में, और भारतीय जो कहता है अनुच्छेद 13(4) क्या कह रहा था कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, यह अनुच्छेद 13 में ही लिख दिया गया। तो ये पूरा जो फेज था इंदिरा गांधी वर्सेस जो है न्यायपालिका का, वो इसी विषय को लेकर के हुआ। फाइनली केशवानंद भारती में ये
स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च है, उस पर कोई परिसीमा नहीं है। लेकिन बस इतना संसद को ध्यान में रखना पड़ेगा कि संविधान का मूल ढांचा नहीं प्रभावित होना चाहिए। आप चाहे वहां संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार ही नहीं, जहां चाहे वहां संशोधन कर सकते हैं संविधान में, लेकिन संविधान की मूल आत्मा उससे मरनी नहीं चाहिए, संविधान के मूल ढांचा उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकली केशवानंद भारती केस से, ठीक है। इतनी बात आपने समझ लिया। वैसे हम लोग प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन खैर ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, मेनका गांधीवाद। तो गोलकनाथवाद 52 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। निम्नलिखित में से गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन आगे जाकर के यह निर्णय पलट दिया फिर कोर्ट ने। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण तब होता है जब विचारणाधीन कैदियों को अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में निरुद्ध किया जाता है। जीवन का आधार एक आधारभूत मानवाधिकार है और इस अधिकार के अतिक्रमण की शक्ति राज्य के पास भी नहीं है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जननात्मक चयन करने का किसी महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम नहीं है। तो 1, 2, 3 में से जो हमारा उत्तर है वो है 1 और 2, ठीक है। और ये जीवन का अधिकार एक आधारभूत मानवाधिकार और इस अधिकार का अतिक्रमण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तो किया ही जा सकता है, लेकिन साधारण तरीके से तो नहीं किया जा सकता है, ठीक। अगला, भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अर्जन का अधिकार होगा, निश्चित रूप से होगा। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक एवं धर्मांत प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके रखरखाव का अधिकार है, बिल्कुल है। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है, बिल्कुल है। तो ए नहीं है, कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। कुछ लघु को छोड़ करके नहीं होगा, ठीक है, सबको होगा। अगला, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना विरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए तथा विरक्षा में निरुद्ध किए गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 24 घंटा। न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो देखिए ये सी इसका हमारा उत्तर है। सीडीएस में पूछा गया 2017 का ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं कि पूरा का पूरा बोर्ड जो है इसी में काम आ जा रहा है, खेत हो जा रहा है। भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागरिकों के हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, निश्चित रूप से है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्था के प्रति इस आधार पर कि यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है, भेदभाव करेगा, निश्चित रूप से भेदभाव नहीं करेगा। यह होना चाहिए, भेदभाव करेगा नहीं। धर्म या भाषा किसी पर भी आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थान की स्थापना करना, उनके संचालन का अधिकार होगा, निश्चित रूप से होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
यह अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से यह अधिकार नागरिकों और अन्य देशियों यानी विदेशी नागरिकों को भी है। इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका एवं विधायी कार्रवाई से संरक्षण का समावेश निश्चित रूप से है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है, निश्चित रूप से है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है, तो निश्चित रूप से इसे केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4, तो सी हमारा उत्तर है 1, 2, 3 और 4। अगला यूपीपीसीएस प्री 1997। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 ये हमारा उत्तर है। अगला निम्नलिखित दो कथन है जिसमें कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, यह स्पष्ट रूप से सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यही हमारा उत्तर है। यूपीपीसीएस प्री 2019 का यह प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखें, अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने व उसे प्रशासित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है अल्पसंख्यक, यह शब्द संविधान द्वारा परिभाषित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक है, किंतु जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन जो है अगर हम कई प्रदेशों को देखें तो वे वहां पे अल्पसंख्यक हैं। और अनुच्छेद 30 खंड 1 क्या कहता है कि अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। तो भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। अगला, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत, और ये इसी के आधार पर बहुत सारी रिटें जारी करते हैं। अगला, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद। तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो जो भी मौलिक अधिकार हमें मिले हैं उनको लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 निश्चित रूप से इसका हमारा उत्तर है 63 का बी। अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अगला, निम्नलिखित दो कथन है जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, निश्चित रूप से कहा था। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला,
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीटें जारी करने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय के लिए है। अब देख लीजिए यहां पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं उसी का नोट सही है। अनुच्छेद 32 पहले ही लिखा है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32(2) में किया गया है। कौन कौन सी रिटें हैं? तो एक बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कार्पस है। इसका क्या मतलब है? हैबस कार्पस का और शाब्दिक अर्थ होता है मानव शरीर पवित्र है। मानव शरीर क्या है? पवित्र है। अतः किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बनाया जा सकता। इसके द्वारा यानी हैबस कार्पस रीट के द्वारा न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को आदेश देता है, जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है किसी व्यक्ति को, आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, यानी हमारे सामने लेकर के आओ। इसके बाद परमादेश है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का क्या मतलब है? हम आदेश देते हैं। तो इसके तहत न्यायालय द्वारा लोक अधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए वे बाध्य हैं। अगला है प्रतिषेध और इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। यह वरिष्ठ न्यायालयों यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है जब उनको उनके अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन से रोकना हो। उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए। यह किसी अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सारे हैं। एक अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है जो लोक पद यानी पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण किया हो। इसके द्वारा यह पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से उस पद को धारण किए हुए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख और प्रतिषेध। तो निश्चित रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका हमारा उत्तर है। तो 67 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मेंडमस, को वारंटो, हैबियस कार्पस और सर्टियोरेरी। तो हैबियस कार्पस ये हमारा उत्तर है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 68 का हमारा उत्तर है सी, हैबियस कार्पस। अगला, सुमेलित कीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा। तो ए का हमारा होगा 4। ए का होगा 4, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हमें शरीर चाहिए, यानी हमारे सामने उपस्थित करो जिसको बंदी बनाए हो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए। और बी का परमादेश यानी हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध यानी अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण यानी पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से। तो इस हिसाब से सी हमारा उत्तर है। 69 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो परमादेश हमारा बी उत्तर है इसका। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है हैबियस कार्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो। तो मेंडमस कहा जाता है, परमादेश इसको जो है कहा जाता है। तो 71 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही ये जो है संविधान की मूल संरचना का बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी वो निकल करके आई। ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनें। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो सबसे पहला केस तो इसमें है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का केस, जो कि हुआ 1950 में ही। उसके बाद इसमें अगर हम देखें तो 4 हमें 3 जगह दिखते हैं, यानी बी इसका उत्तर नहीं होगा, बाकी ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। एक फैक्ट से हमने जाना। इसके बाद आता है मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, ये 1967 में आता है। तो 4 के बाद आना चाहिए 1, तो 4 के बाद 2 आया है ए में और डी में 3 आया है, तो सी इसका हमारा उत्तर है, यानी 4 1 2 3। तो सबसे पहले गोपालन का केस 1950, उसके बाद गोलकनाथ का केस 1967, उसके बाद केशवानंद भारती का केस 1973 और उसके बाद मिनर्वा मिल्स 1980। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार, ये इस तरीके से इस शब्द को जो का प्रयोग करते हैं। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक जो है वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला, निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें से कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, निश्चित रूप से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग में अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया, तो निश्चित रूप से बना दिया गया। तो कथन ए सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। सी इसका हमारा उत्तर है 75 का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो निश्चित रूप से ये 1997 का प्रश्न है, तो संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं है। तो 76 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है। संविधान की उद्देशिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। तो निश्चित रूप से ये तो एक मूल कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूट बनाए रखें। अगला, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इन वक्तव्यों में से 1 2 सही है, 1 2 और 3 सही है, 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों सही हैं। ये जो है बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट को दोहराया था 1986 में। तो ये कहा गया कि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा अगर आप मजबूर करेंगे तो गाने के लिए। इससे अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो मतलब अगर किसी का धार्मिक विश्वास उसको इजाजत नहीं देता है तो वो जो है नहीं भी गा सकता है। तीसरा है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध भी नहीं है। अंत में न्यायालय ने यह भी कह दिया कि कोई ऐसा कानून तो बना नहीं है। तो आप वो जानते ही हैं पूरा क्या ये विवाद चल रहा है। हालांकि इस तरह का निर्णय बहुत समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन खैर
उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जो कि भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और भारत भूमि में उपस्थित विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन कई अधिकार ऐसे हैं जो केवल जो है भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो कौन कौन से वो अधिकार हैं? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम किसी अमेरिकन, किसी ब्रिटिश को नहीं दे सकते, ये केवल जो है भारतीय नागरिकों को ही मिलेगा। कानून के समक्ष समता, तो कानून के समक्ष समता सबको मिलेगी, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है ये भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये सबको मिलेगा, वो चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। तो 79 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लीजिए लिस्ट बना करके हमने इसे पढ़ा हुआ है कि केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 भारत भूमि पर मौजूद विदेशियों और भारतीय नागरिकों दोनों को मूल अधिकार जो मिले हैं। और कुछ अधिकार जैसे कि हम जानते हैं ना कि मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों के दावे हैं, लेकिन कई मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कि राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध भी हमें मिले हुए हैं, जैसे 15, 2, 17, 23, 24। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। निश्चित रूप से विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी को हो है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो जो है विदेशी हो। अगला, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, तो जो मौलिक अधिकार एक विदेशी को भारत में मिला हुआ है उस मौलिक अधिकार के हनन पर वो भी जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। और ये 1, 2, 3 ये तो जो है उसको नहीं मिला है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किन किन चीजों का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का निश्चित रूप से दावा नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समता के अधिकार का दावा कर सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का वो दावा नहीं कर सकता है। तो ये हमारा उत्तर है 83 का। अगला, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? पहला, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। निश्चित रूप से कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं कर सकते। एंग्लो इंडियन के लिए ही ये प्रावधान था, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे, हालांकि अब वो भी प्रावधान जो है निष्क्रिय कर दिया गया है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित रूप से 1 और 3 हमारा उत्तर है, और केवल 1 और 3 हमें दिख रहा है सी में। तो 84 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। तो 1976 में भी हमारा इसका उत्तर है। अगला, पूर्ति कीजिए खाली स्थान को। विश्वास, अधिकार, नैतिकता, कार्य। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो बी हमारा इसका उत्तर है, अधिकार। तो अधिकार ही केवल नहीं होना चाहिए, और अधिकार जो बिना कर्तव्य के प्राप्त होता है वो किस प्रकार है? जैसे मनुष्य बिना परछाई के हो, जो कि हो नहीं सकता। तो 86 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। अगला, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में और चीन में। तो 88 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, ग्रेट ब्रिटेन। अब कमेंट करके आप जो है इसकी व्याख्या बताएंगे कि ये सेवा के अधिकार की अवधारणा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगला, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है? विधि के समक्ष समता, निश्चित रूप से विधि के समक्ष समता। विभेद के विरुद्ध अधिकार, निश्चित रूप से विभेद के विरुद्ध अधिकार। अस्पृश्यता का अंत, निश्चित रूप से अस्पृश्यता का अंत। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो ए हमारा उत्तर है। केवल 1, 2 और 3। अब आ गए, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार। तो निश्चित रूप से नागरिकता का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। ये एनडीए में पूछा गया 2018 में। तो इस प्रकार से कुल 90 प्रश्नों को हमने जो है डिस्कस किया जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए थे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।